प्रिय प्रतियोगियों, स्वागत है आपका पुष्पोम एजुकेशन में। हम पिछले दिनों से ही कहानी पढ़ रहे हैं, यानी कि नेट जेआरएफ का जो पाठ्यक्रम है हिंदी विषय का, उस पाठ्यक्रम में लगी हुई जो कहानियां हैं 7वीं यूनिट के 7वां यूनिट जो रखा गया और उस 7वीं यूनिट में जो भी कहानियां रखी गई हैं हम उस कहानियों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अब तक आपको 3 कहानियाँ पढ़ाई जा चुकी हैं। 3 कहानियों में कानों में कंगना, राधिका रमण प्रसाद सिंह जी का, और चीफ की दावत भीष्म साहनी का, और एक निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे। ये तीनों कहानियाँ आपको पढ़ाई जा चुकी हैं और निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छी लगी होंगी पढ़ करके। इतने कम समय में, इतने शॉर्ट टाइम में और इतने शॉर्ट तरीके से आपको पूरी कहानी के विषय में सब कुछ पता चल गया, और रचनाकार के भी अन्य कहानियों के विषय में भी आपको पता चल गया उसी एक क्लास में। और साथ साथ ही कहानी का मुख्य कथ्य क्या है, पात्र कौन से हैं, और फिर उन कहानियों के जो प्रमुख कथन है, यानी कि जो संवाद हैं, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण संवाद हैं, वो भी आपको एक ही कक्षा में पता हो गई। और साथ साथ ही जो कहानी के विषय में जो प्रमुख आलोचकों के प्रमुख कथन हैं वो भी आपको मिल जा रही हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है कि आपने कहानियों को इतने संक्षिप्त रूप में भी पूरा ठोस अध्ययन कर लिया, और जो कुछ भी जरूरी महत्वपूर्ण चीज़ें थी, बातें थी, वो सब एक ही बार में आप लोगों को सब मिल गया, समझ में आ गए, नोट्स भी आपको मिल गया। तो इसी तरह से आज हम उसी यूनिट में एक और कहानी को पढ़ेंगे, आकाशदीप। और ये आकाशदीप कहानी भी चौथी यूनिट में रखी गई है। तो आकाशदीप कहानी शुरू करने से पहले आप लोग अगर पिछली कहानियों के वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप लोग उन वीडियोस को भी ज़रूर जा कर के देख लें। प्लेलिस्ट में सब वीडियो पड़ी हुई हैं, आप उसको देखिए और कहानी को समझने का प्रयास कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। गलत बात है कि आप लोग वीडियो तो देखते तो हैं पर लाइक करने में कंजूसी करते हैं, लाइक नहीं करते, जबकि आपको सबसे अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है और एक ही कक्षा में आपको उस टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो सब आपको दे दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं। अब क्यों कंजूसी करते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन करना चाहिए, आपको लाइक करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि हमारा भी मनोबल बढ़ता है कि जब आप पढ़ते हैं कहानी को, समझते हैं विषय को और कंटेंट को देख करके आपकी परीक्षा की अच्छी तैयारी हो रही है, तो फिर कमेंट कर देने में या लाइक करने में कौन सी कंजूसी है। करना चाहिए, परंतु आप नहीं करते, ये गलत बात है, आपको ज़रूर करना चाहिए। हाँ, आज से आप लोग लाइक किया करें, कमेंट किया करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि सभी ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुंच जाए। जैसे ये कक्षाएं जो भी हैं पुष्पोम एजुकेशन के द्वारा आयोजित की गई सभी कक्षाएं जो हैं वो हिंदी विषय से आप चाहे जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो गई, किसी भी स्टेट की टीजीटी पीजीटी हो गई, जैसे बिहार की हो गई, हरियाणा है, राजस्थान का आरपीएससी है, स्कूल व्याख्याता है, और अपने यूपी का जो सहायक आचार्य का है या असिस्टेंट प्रोफेसर भी कह सकते हैं, किसी भी राज्य के का भी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है हिंदी विषय से जो भी परीक्षा होती है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये कक्षा तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ बीए और एमए में जो अभी अध्ययनरत विद्यार्थी हैं, ये उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण कक्षा है, क्योंकि जो उनका भी जो पाठ्यक्रम है इन्हीं विषयों से मिलता जुलता है, और उनके लिए लाभप्रद ये भी है कि अगर वो अभी से हमारे चैनल से जुड़ करके और हमारे चैनल के क्लासेस को ले रहे हैं, तो एक तो जब वो बीए की परीक्षा को देने जाते हैं सेमेस्टर वाला, या फिर एमए की परीक्षा को देने जाते हैं, तो बहुत सारे उनके जो भी पाठ्यक्रम से संबंधित बातें हैं उनके पाठ्यक्रम से मिलता जुलता ही ये पाठ्यक्रम भी होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहीं मिल जाएंगी, जो अगर आपके कॉलेज में आपके प्रोफेसर या आपके टीचर नहीं भी पढ़ाते हैं, कक्षाएं नहीं चलती हैं, क्योंकि अब तो शिक्षा व्यवस्था ही ऐसी कर दी गई है कि बहुत सारी कक्षाएं चल ही नहीं पाती हैं, क्योंकि एक एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो दूसरा एग्ज़ाम शुरू हो जाता है, क्लासेस खाली नहीं रहते हैं, ना टीचर खाली रहते हैं, एग्ज़ाम ही कंडक्ट करवाने में लोगों का समय बीत जाता है। तो कहीं ना कहीं अब विद्यार्थियों को स्वयं से अध्ययन करना पड़ता है, तो स्वयं से अध्ययन करना पड़ता है, विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं कि हम मैटर को कहाँ से ढूंढें, कहाँ से पढ़ें। तो उनके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म है पुष्पोम एजुकेशन, जहाँ से आप
वो हर प्रकार की तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अभी से बीए कर रहे हैं और एमए कर रहे हैं और साथ अभी से हमारे चैनल से जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं, तो आप जैसे ही बीए और एमए फाइनल करके जाएंगे तो नेट के परीक्षा में बैठेंगे, आपका नेट आसानी से निकल जाएगा, नेट जेआरएफ आसानी से आपका क्वालिफाई हो जाएगा। और साथ साथ टीजीटी पीजीटी की आप तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड की, जीआईसी की भी तैयारी आपकी होती जाएगी, आपको ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए लाभकारी है। इसलिए बीए एमए वाले भी विद्यार्थी हमारी पुष्पम एजुकेशन चैनल से जुड़े और उसको खूब अच्छे से वीडियो को डेली वॉच करें, देखें, पढ़ें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और ऑनलाइन के साथ साथ हमारे ऑफलाइन में भी कक्षाएँ चल रही हैं, पेड कक्षाएं भी चल रही हैं। तो यदि आप हमारे ऑनलाइन पेड क्लास से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि पेड वालों के लिए कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं होती हैं, अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं और चाहे ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। हमारा नंबर है व्हाट्सएप नंबर 81 15 20 78 27। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है संस्थान का। और इस संस्थान नंबर पे आप मैसेज करेंगे, आप कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि कॉल अटेंड करने के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता है। आप मैसेज करेंगे, मैसेज में बाद में देखती हूँ और मैसेज के द्वारा आपको रिप्लाई भी करती हूँ। तो आपको यदि एडमिशन लेना है, उससे संबंधित कोई जानकारी लेनी है, वो सारी जानकारी आपको मैसेज के द्वारा, जब आप मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई में भेज दिया जाएगा, या फिर संस्थान की तरफ से आपको कॉल भी किया जा सकता है, कॉल के द्वारा भी आपको समझाया जा सकता है। तो आप इसको ले लेंगे। एडमिशन लेना है अगर पेड बैच में, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो आप हमारे इस नंबर के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आप हमारे संस्थान के द्वारा एक सुविधा भी है कि अगर आप संस्थान के किसी भी बैच में प्रवेश लेते हैं, चाहे हिंदी विषय से आप किसी एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो अगर उस कोर्स में आप प्रवेश लेते हैं तो आपको उसके साथ साथ सारे कोर्स फ्री में मिल जाते हैं और आपके लाइफ टाइम की वैधता भी है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए मिलेगा, आप 1 साल तैयारी करें फिर आप चले जाएं, चाहे आपका सिलेक्शन हो या ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक आप हमारे साथ एक ही फीस में जुड़े रह सकते हैं। एक बार फीस पे करेंगे और एक ही फीस में आप हमसे तब तक तैयारी कर सकते हैं जब तक आपका सिलेक्शन हो ना जाए। तो ये सारी सुविधाएं हैं। और नेट का जो फर्स्ट पेपर है, यानी प्रथम प्रश्न पत्र, जो कि काफ़ी टफ होता है और सबके लिए अनिवार्य भी है, लेकिन उसकी तैयारी अच्छी नहीं कर पाते हैं विद्यार्थी, इसलिए उनका नेट या जेआरएफ क्वालिफाई होने से रह जाता है। तो उन जो हमारे कोर्स में प्रवेश लेता है, यानी जो पेड क्लास में से जोड़ता है हमारे, उनके लिए वो प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षाएं बिल्कुल मुफ्त हैं। तो ये भी सुविधा है, आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और जुड़ करके आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, नोट्स भी आपको अच्छे दिए जाएंगे और भी जो भी सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं आपको प्रदान की जाएंगी। और ये भी कि दावा है कि हम आपके साथ आपके इंटरव्यू तक रहेंगे। जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता हम तब तक आपके साथ रहेंगे। आपके इंटरव्यू की भी अच्छी तैयारी अनुभवी लोगों के द्वारा कराई जाएगी। तो आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं, हमसे हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं आकाशदीप कहानी की ओर। आकाशदीप कहानी के रचनाकार कौन है? रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद की ये लिखी हुई कहानी है, उनके द्वारा ये रचित कहानी है आकाशदीप। और इस आकाशदीप का जो रचना काल है 1928 ईस्वी है। आकाशदीप कहानी का जो रचना काल है वो 1928 ईस्वी है। हम जयशंकर प्रसाद की कहानी को पढ़ने से पहले उनके अन्य कहानियों के विषय में या उनके अन्य कहानी संग्रहों के विषय में हम जानकारी हासिल करेंगे, हम पढ़ लेंगे, ताकि आपको परीक्षा में सिर्फ इस कहानी से प्रश्न आए तो ही नहीं, बल्कि इस कहानी के अतिरिक्त किसी अन्य कहानी से या फिर कहानी के बारे में आपको प्रश्न बनता है तो उस प्रश्न को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकें और आपका रिवीजन भी होता जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में तो हम सबके बारे में पढ़ेंगे ही, लेकिन जब आप कहानी वाले यूनिट में पढ़ लेते हैं तो कहानी यानी कि जब उसमें फिर पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन भी होता जाएगा, इसलिए हम इसको भी देख लेंगे। जयशंकर प्रसाद यानी कि कहानी के रचनाकार कौन है? आकाशदीप जयशंकर प्रसाद हैं। और आकाशदीप कहानी का रचनाकाल क्या है? 1928 ईस्वी है। और जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह हम देखेंगे। जयशंकर प्रसाद की कौन कौन कहानी संग्रह हैं?
सबसे पहले नंबर पे आता है छायावाद। छायावाद नहीं, छाया कहानी संग्रह है। छाया कहानी संग्रह का प्रकाशन 1912 ईस्वी में होता है। दूसरी कहानी संग्रह है प्रतिध्वनि, और दूसरी कहानी संग्रह जो है प्रतिध्वनि का प्रकाशन 1926 ईस्वी। फिर तीसरी कहानी संग्रह है आकाशदीप, और आकाशदीप का जो प्रकाशन है ये 1928 ईस्वी है। चौथा कहानी संग्रह है इनका आंधी का प्रकाशन सन है 1931 ईस्वी। पांचवें कहानी संग्रह है इंद्रजाल, और इंद्रजाल का प्रकाशन सन 1936 है। तो ये हो गए प्रसाद जी के जो कहानी संग्रह है उसके विषय में आपकी जानकारी। छाया 1912 में, प्रतिध्वनि 1926 में, और आकाशदीप 1928 में, आंधी 1931 में, इंद्रजाल 1936 में। परीक्षाओं में क्रमबद्ध करने के लिए भी प्रश्न दे देता है कि प्रकाशन सन के अनुसार कहानी संग्रहों को व्यवस्थित कीजिए। तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सी कहानी संग्रह कब प्रकाशित होती है। छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1928, आंधी 1931 और इंद्रजाल 1936। इस क्रम में जब आपको कहानी याद रहेगी तो आप प्रश्न को आसानी से कर लेंगे। अब देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी की कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ, जो चर्चित कहानियाँ हैं, जिनको बार बार परीक्षाओं में प्रश्न के रूप में उठाता है कि ये कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो हम चर्चित कहानियों के बारे में देखेंगे। पहली चर्चित कहानी इनकी कौन सी है? पत्थर की पुकार। पत्थर की पुकार। दूसरी कहानी है उस पार का योगी। तीसरी कहानी चंदा। चौथी देवदासी। और पांचवी कहानी है ममता। छठी कहानी है खंडहर की लिपि। सातवीं कहानी घीशू। आठवीं कहानी चूड़ी वाली। नौवीं कहानी है बिसाती। और 10वीं कहानी सालवती। 11वीं मधुआ। 12 नूरी। 13वीं पुरस्कार। 14वीं गुंडा। और 15वीं कहानी छोटा जादूगर। ये कौन सी कहानियाँ हैं? ये प्रसाद जी की चर्चित कहानियाँ हैं। चर्चित है यानी कि को बार बार जिनसे प्रश्न बनते हैं, जिनको परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। तो ये चर्चित कहानियाँ हैं। पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाली, विसाती, सालवती, मधुआ, नूरी, पुरस्कार, गुंडा और छोटा जादूगर। ये क्या हो गए? ये प्रसाद जी के कहानी संग्रह और चर्चित कहानियाँ हो गई। अब हम आएंगे आकाशदीप कहानी के विषय में पढ़ेंगे। आकाशदीप कहानी जो है ये क्या है? यह कहानी आकाशदीप नामक कहानी संग्रह में संकलित है। यह भी प्रश्न बन सकता है कि आकाशदीप जो कहानी है ये किस कहानी संग्रह में संकलित है। तो आपको पता होना चाहिए कि आकाशदीप कहानी आकाशदीप नामक कहानी संग्रह में ही संकलित है। और इसमें कुल 19 कहानियाँ हैं। कितनी कहानियाँ संकलित हैं? 19 कहानियाँ। कुल 19 कहानियाँ इसमें संकलित हैं आकाशदीप नामक कहानी संग्रह में। अब आकाशदीप जो कहानी है इसके वर्ण विषय को देखेंगे कि इसमें कौन सी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। ये भी एक प्रेम कथा ही है, भावात्मक प्रेम कथा है, गहरी भावनाओं से जुड़ी हुई प्रेम कथा है। इस प्रेम कथा में क्या है? आकाशदीप कहानी का जो वर्ण विषय है इसमें प्रेम व प्रतिशोध। प्रेम प्रतिशोध याद रखेंगे, परीक्षा में यही प्रश्न बनाता है। ये दोनों शब्दों पे प्रश्न बन जाते हैं और आपके लिए मुश्किल हो जाती है। तो आप इस पे शब्दों पे ध्यान देंगे कि इसमें क्या वर्णन है। एक तो प्रेम का वर्णन है और दूसरा प्रतिशोध का, क्योंकि ये अंतर्द्वंद्वों की कहानी है। ये कहानी कैसी है? ये अंतर्द्वंद की कहानी है, घोर अंतर्द्वंद की कहानी है। प्रेम कथा है और दूसरे घोर अंतर्द्वंद की कहानी है। इसमें परस्पर विरोधी भावों का द्वंद्व दिखाया गया है, यानी कि प्रेम और प्रतिशोध जैसे दो परस्पर विरोधी भावों के द्वंद्व का चित्रण और अंत में प्रेम की विजय को दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है? यानी इस कहानी का मूल तथ्य क्या है कि इसमें प्रेम और प्रतिशोध जो दो परस्पर विरोधी भाव हैं, यानी कि जिससे प्रेम होता है उससे प्रतिशोध नहीं लिया जाता है, और जिससे प्रतिशोध लिया जाने का भाव हो उससे हमें प्रेम नहीं हो सकता। लेकिन इस कहानी में ये दोनों एक साथ आपको देखने को मिलता है कि एक तो प्रेम भी है एक तरफ, तो दूसरी तरफ प्रतिशोध की भावना भी है। एक ही व्यक्ति के अंदर, एक ही पात्र के हृदय में
प्रेम और प्रतिशोध दोनों का प्राकट्य होता है और दोनों में घोर अंतर्द्वंद होता है उन दोनों भावों में, और उसके पश्चात प्रेम की अंत में विजय होती है, यानी प्रतिशोध के ऊपर प्रेम की विजय होती है। क्योंकि प्रेम क्या है? प्रेम एक सकारात्मक भाव है। प्रेम कैसा भाव है? प्रेम सकारात्मक भाव है, और जो सकारात्मक शक्ति होती है उसकी विजय तो अंत में होनी ही होती है। जैसे कहते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है, तो सत्य की जीत क्यों हमेशा होती है? क्योंकि सत्य जो है ये एक सकारात्मक भाव है, सकारात्मक शक्ति है उसके साथ। और प्रतिशोध क्या है? नकारात्मक है। प्रतिशोध नकारात्मक भाव है, नकारात्मक ऊर्जा है उसके साथ। तो नकारात्मकता कहीं ना कहीं जाके एक छोर पे नष्ट हो ही जाती है, उसकी शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए प्रेम और प्रतिशोध में जब अंतर्द्वंद होता है तो प्रेम का भाव प्रबल होता है, उसकी शक्ति ज़्यादा होती है, इसलिए इस प्रतिशोध नामक भाव को दबा देती है, नष्ट कर देती है। तो अंत में किसकी विजय दिखाई जाती है? प्रेम की विजय दिखाई जाती है। ये हो गया जो आकाशदीप कहानी का वर्ण विषय है। अब हम आकाशदीप कहानी के पात्रों को देखेंगे। तो इसमें आकाशदीप कहानी में सिर्फ 2 ही पात्रों का जिक्र आया है, बाकी किसी अन्य पात्र का जिक्र नहीं है। एक नायक है इस कहानी में और एक नायिका है। पूरे कहानी में, पूरा कहानी जब आप पढ़ेंगे, पूरी कहानी में सिर्फ इन्हीं 2 पात्रों के बीच संवाद होते हैं और कहानी पूरी उन्हीं 2 पात्रों के इर्द गिर्द ही घूम करके ख़त्म हो जाती है। तो नायक जो इसमें है, यानी पहला पात्र नायक है, और नायक कौन है? बुद्धगुप्त है। और दूसरी पात्र है नायिका, और नायिका जो है चंपा। नायक का क्या नाम है? बुद्धगुप्त। आपको परीक्षा में कंफ्यूज कर देगा ऐसे प्रश्न पूछ करके कि आकाशदीप कहानी का नायक कौन है? बुद्धगुप्त, बुद्धिसेन, इस तरह से करके। तो आप लोग याद रखेंगे कि बुद्धगुप्त है। चंद्रगुप्त भी लिख सकता है, स्कंदगुप्त भी लिख सकता है ऑप्शन में। तो आप इस बात से हमेशा क्लियर रहेंगे कि नायक कौन है आकाशदीप कहानी का? बुद्धगुप्त, और नायिका इसकी चंपा है। एक बार परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न बनाया था कि आकाशदीप कहानी में किस द्वीप की चर्चा की गई है? तो किस द्वीप की चर्चा की गई है? तो आप याद रखेंगे कि यही चंपा द्वीप की चर्चा की गई है। एक तो नायिका भी है और इसी के नाम पे इस कहानी में एक द्वीप होता है, उसी का नाम रखा जाता है चंपा द्वीप। तो चंपा द्वीप की बात की गई है, इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए और याद भी होना चाहिए। अब कुछ प्रमुख कथन को देखेंगे जो कहानियों से एक ही प्रमुख कथन है और बार बार परीक्षाओं में पूछ लेता है कि मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। क्या कह रहा है कहानी में? ये कथन किसका है? सबसे पहले तो ये जानिए, ये कथन है चंपा का। चंपा किससे कहती है? बुद्धगुप्त से ये कथन कहती है कि मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो ये क्या है? ये आपने कहानी में वर्ण विषय देखा ना कि प्रेम व प्रतिशोध 2 परस्पर विरोधी मनोभाव हैं और उस पर द्वंद्व चल रहा है, और उस द्वंद्व में अंत में प्रेम की विजय होती है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि मैं तुमसे घृणा करती हूँ। चंपा कह रही है बुद्धिगुप्त से कि मैं तुमसे घृणा करती हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके हृदय में उसके लिए प्रेम का भी भाव है। और अंधेर है जलदस्यु, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो उसके प्रेम की विजय को भी दिखाया गया है कि प्रेम जीत जाता है, इसलिए वह प्रतिशोध नहीं लेती है। अब कहानी का सारांश आप देखेंगे। कहानी के सारांश से ही आपको कहानी समझ में आएगी कि कहानी में ये कथन कितना महत्वपूर्ण है और इसका जो वर्ण विषय है वो किस प्रकार से उस कहानी में ठीक रूप से दर्शाया गया है। कहानी क्या है आकाशदीप की? कि एक जलपोत होता है, उस जलपोत पे 2 बंदी होते हैं। एक बंदी होता है बुद्धगुप्त और दूसरी बंदी होती है चंपा। पहले तो बुद्धगुप्त को लगता है कि जो दूसरा बंदी है वह भी पुरुष पात्र है, लेकिन उसका स्पर्श जब होता है उससे, चंपा से, तो उसे पता चलता है कि जो दूसरी बंदी है वह पुरुष न होकर के स्त्री है। दोनों में आपस में संवाद चलते हैं, दोनों अपने मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, दोनों एक दूसरे की रस्सी को धीरे धीरे किसी प्रकार से काटते हैं और मुक्त कर लेते हैं एक दूसरे को। और उसी बीच इन लोगों के मन में प्रेम का भाव प्रकट हो जाता है और उस प्रेम के भाव के प्राकट्य के कारण दोनों में जो निकटता होती है वो निकटता बढ़ती है। किंतु तभी चंपा को पता चलता है कि ये जो बुद्धगुप्त है ये एक जलदस्यु है। जलदस्यु अर्थात जो
समुद्री नावों के लुटेरे होते हैं, उनको जलदस्यु कहा जाता है। उसको पता चलता है कि ये बुद्धगुप्त कौन है, ये एक समुद्री लुटेरा है, जलदस्यु है, और इसके द्वारा ही मेरे पिता की हत्या की गई है। यानी चंपा के पिता, जब चंपा बंदी होती है उसके पहले उस नाव पे आक्रमण होता है, और उस नाव पे आक्रमण में बुद्धगुप्त चंपा के पिता को मार देता है। फिर उसके पश्चात ये दोनों किसी अन्य के द्वारा बंदी बना लिए जाते हैं, किसी दूसरे अन्य जलपोत पर ये लोग बंदी बनाकर बन जाते हैं। तो उस बंदी से अपने आप को मुक्त कराते हैं दोनों, और दोनों में प्रेम का भाव प्रकट होता है। फिर क्या होता है कि चंपा को जब ये पता चलता है कि ये मेरे पिता का हत्यारा है, तो चंपा प्रण लेती है मन ही मन कि मैं इसको मार करके अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लूँगी। लेकिन प्रेम भी करती है, तो प्रेम और प्रतिशोध के भावों में द्वंद्व होता है, घोर द्वंद्व होता है, और उस द्वंद्व में प्रेम की विजय होता है। इसलिए वो रोती हुई अंत में यही वाक्य कहती है कि मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ, अंधेर है जलदस्यु, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। तो ये क्या है, ये इस तरह से प्रतिशोध की भावना को वो स्थगित कर देती है, वो त्याग देती है। और फिर जो बुद्धगुप्त होता है वो उसे अपनी रानी बना करके रखने की बात करता है। एक उनके जो नाव होती है वो जाते जाते एक छोटे से द्वीप से टकराती है, और उस द्वीप पे ये लोग उतरते हैं। उस द्वीप में जा कर के ये लोग विश्राम करते हैं, और ये बुद्धगुप्त कहता है कि इस द्वीप को हम लोग बसाएंगे, और इस द्वीप का मैं राजा बनूंगा और तुम रानी बनोगी। तो चंपा क्योंकि वो उसके पिता का हत्यारा है और प्रेम भी करती है, प्रतिशोध का भी भाव है, तो ये दोनों भावों से थोड़ा सा हट करके निर्णय लेती है, एक अलग निर्णय लेती है कि वो उसके प्रेमिका या उसकी रानी बन करके रहने से मना कर देती है। वो उसे स्वीकार नहीं करती, बल्कि उस द्वीप पर एक सन्यासिनी बन के रहने का निर्णय लेती है, और बुद्धगुप्त को वापस भारत लौटने के लिए कहती है। उस द्वीप का नाम जो बुद्धगुप्त होता है, चंपा के नाम पे ही चंपा द्वीप रखता है, और चंपा बुद्धगुप्त के सहायता से ही उस द्वीप पे एक बड़ा सा स्तंभ बनवाती है। स्तंभ बनवा करके वह वहाँ पे आकाशदीप प्रज्वलित करती है, और आकाशदीप इसलिए प्रज्वलित करती है कि जो भटके हुए नाव रहेंगे या नाविक रहेंगे, वह इधर रोशनी देख करके वो आएंगे, और उनको एक आलोक मिलेगा, उस स्तंभ से एक रोशनी प्राप्त होगी, और वो भटके होंगे तो इस द्वीप पे आकर के वह अपना आश्रय ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया, यही आकाशदीप है। यानी कि उस आकाशदीप को जलाने में, बनवाने में बुद्धगुप्त ही प्रयत्न करता है, सारी सहायता वही करता है, लेकिन वह फिर वापस भारत लौट आता है, और चंपा सदा सदा के लिए उस द्वीप पे जो भटके हुए नाव हैं उन नावों को आलोक दिखाने के लिए वहाँ पे रुक जाती है और आकाशदीप जलाती रहती है। तो यहीं पे कहानी समाप्त होती है। आपको कहानी अच्छी लगी होगी निश्चित रूप से। ये कहानी भावों पे आधारित है, दो परस्पर विरोधी भावों पे आधारित ये कहानी आपको निश्चित रूप से अच्छी लगी होगी। और कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये तो हो गया पूरी कहानी का परिचय, कहानीकार का परिचय भी आपने प्राप्त किया, और उनके अन्य कहानियों के विषय में आपने जाना। कहानी का वर्ण विषय क्या है, कहानी के नायक पात्र को देखा आपने, प्रमुख जो उसके मुख्य कथन थे वो भी देखा। अब इस कहानी के विषय में आलोचकों के द्वारा भी कुछ टिप्पणियाँ की गई हैं। हम उन महत्वपूर्ण कथनों को देखेंगे, उन आलोचनात्मक कथनों को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको नोट्स ज़रूर बना लेंगे, साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे, क्योंकि जो फ्री क्लासेस हैं, फ्री क्लासेस के आपको PDF बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे। इतने अच्छे से पढ़ाया ही जा रहा है, इतने गहराई से, कि आप लोग नॉर्मल स्पीड पे करके देखिए वीडियो को, और पूरा साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। एक अच्छा नोट्स आपके पास हो जाएगा, फिर आपको इधर उधर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सारी चीज़ें एक जगह से ही पढ़ करके और सिलेक्शन निश्चित रूप से पा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आलोचकों ने क्या इस कहानी के बारे में टिप्पणियाँ दी हैं। हम उनके प्रमुख कथनों को देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इस आकाशदीप कहानी के विषय में जो आलोचकों के प्रमुख कथन हैं वो क्या हैं, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछता है। तो आकाशदीप कहानी के विषय में पहला कथन देखेंगे कि आकाशदीप संवाद शैली में आरंभ होने वाली हिंदी की
प्रथम कहानी है। क्या कह रहे हैं ये कि आकाशदीप संवाद शैली में, मैंने कहानी पढ़ाते वक्त आपको पहले ही बताया कि ये कहानी कैसे शुरू होती है। दो पात्रों के, यानी कि जो एक नाव है, जलपोत पे दो बंदी हैं और दो बंदियों के संवाद से ये कहानी शुरू होती है और संवादात्मक ही कहानी चलती है और कहानी संवाद पे ही ख़त्म भी हो जाती है। तो ये आकाशदीप कहानी संवाद शैली में आरंभ होने वाली हिंदी की प्रथम कहानी है। इसको किसने कहा? ये डॉक्टर गोपाल राय जी ने कहा है कि ये जो कहानी है ये संवाद शैली में आरंभ होने वाली हिंदी की प्रथम कहानी है। और दूसरा कथन देखेंगे, प्रेम और घृणा का ऐसा द्वंद्व, परस्पर स्पर्धिता शायद ही हिंदी की किसी और कहानी में मिले। ये भी कथन डॉक्टर गोपाल राय जी का है कि प्रेम और घृणा का ऐसा द्वंद्व और परस्पर स्पर्धिता शायद ही हिंदी की किसी और कहानी में मिले। ये कथन भी डॉक्टर गोपाल राय का है। ये दोनों कथन परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये परीक्षाओं में अक्सर पूछ लेते हैं ये कथन को दे करके कि ये कहानी के संदर्भ में किस आलोचक का कथन है। तो आप अच्छे से इसको लिख लेंगे और लिख करके अच्छे से 2-3 बार रट लेंगे। तीसरा कथन देखिए, आकाशदीप एक विशुद्ध रोमांटिक। जब भी ये शब्द आए यही शब्द याद कर लेंगे, बस आपको कहानी का पूरा सेंटेंस याद हो ना हो आपको आलोचना का, लेकिन अगर बस इतना ही याद है कि आकाशदीप एक विशुद्ध रोमांटिक भावबोध की अनूठी कहानी है, आपको तुरंत किस आलोचक का कथन है ये आपको तुरंत याद आ जाएगा कि आकाशदीप एक विशुद्ध रोमांटिक भावबोध की अनूठी कहानी है जिसमें प्रेम और घृणा का अद्भुत अंतर्द्वंद चित्रित हुआ है। ये कथन डॉक्टर नामवर सिंह जी का है। आपने देखा कि इस कहानी के संदर्भ में महत्वपूर्ण 3 कथन आपको बताए गए और ये डॉक्टर गोपाल राय का और डॉक्टर नामवर सिंह जी का ये कथन है कि आकाशदीप एक विशुद्ध रोमांटिक भावबोध की अनूठी कहानी है जिसमें प्रेम और घृणा का अद्भुत अंतर्द्वंद दिखाया गया है। ये कथन डॉक्टर नामवर सिंह का है। अगर द्वंद्व और घृणा का ऐसा द्वंद्व और परस्पर स्पर्धिता शब्द आ जाए तो ये कथन किसका हो जाएगा? डॉक्टर गोपाल राय का। और संवाद शैली में आरंभ होने वाली हिंदी की प्रथम कहानी है, ये कथन भी डॉक्टर गोपाल राय जी का है। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि आज आपने आकाशदीप कहानी पढ़ा और आकाशदीप कहानी के संदर्भ में जो रचनाकार हैं, कहानी के रचनाकार और कहानी का रचनाकाल, फिर रचनाकार के अन्य कहानी संग्रहों के विषय में और प्रसाद जी की अन्य चर्चित कहानियों के विषय में आपने पढ़ा। कहानी का वर्ण विषय क्या है, कहानी में प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं और प्रमुख कथन या संवाद कौन कौन से हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हों। आलोचकों के महत्वपूर्ण कथनों को आपने देखा। तो ये पूरी कहानी अब यहीं पे समाप्त होती है। अब इसके इतर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस कहानी के संदर्भ में, क्योंकि इस एक कक्षा को ही अगर आप पूरे अच्छे से देख लेते हैं और नोट्स बना लेते हैं, एक बार वीडियो को देख करके नॉर्मल स्पीड पे और नोट्स बनाते चलेंगे, पढ़ लेंगे, फिर एक बार रिवीजन कर लेंगे अपने नोट से, तो ये कहानी आपको पूरा जैसे मैंने कहानी सुनाया और जैसे इसके विषय में पढ़ा है आपको पूरा का पूरा वैसे उसी रूप में याद हो जाएगा और आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जुड़े रहिए। इसी तरह हम सारे यूनिट्स को एक एक करके कंप्लीट कराएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।